दोस्तों, इतिहास केवल तारीखों और युद्धों का विवरण नहीं होता। इतिहास तो सांस लेता है, धड़कता है और हमें ये याद दिलाता है कि आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत हमारे पूर्वजों ने अपने खून और पसीने से चुकाई है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो 3 शताब्दियों से भी लंबी है। एक ऐसी दास्तान जो व्यापार से शुरू हुई, विश्वासघात के अंधेरों से गुजरी और अंत में त्याग और बलिदान के सूर्योदय के साथ समाप्त हुई। यह कहानी है भारत की, सोने की चिड़िया से लेकर एक स्वतंत्र गणराज्य बनने तक की। कहानी की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी के अंत में। उस समय का भारत आज के भारत जैसा नहीं था। वह सोने की चिड़िया था। दुनिया भर के बाजारों में भारतीय मसाले, मलमल, रेशम और जवाहरात की धूम थी। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और भारत की समृद्धि की कहानियां 7 समंदर पार यूरोप तक गूंज रही थीं। लंदन की धुंधली गलियों में कुछ व्यापारियों के मन में एक लालच जागा। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस सोने की चिड़िया के साथ व्यापार किया जाए। इसी इरादे से 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया और जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। जरा सोचिए, एक कंपनी जैसे आज की कोई मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उनका मकसद राज करना नहीं था, उनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। जब 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस का जहाज सूरत के तट पर लगा, तो वह हाथ में तलवार लेकर नहीं, बल्कि दोस्ती का पैगाम और व्यापार की अर्जी लेकर आया था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में जब सर थॉमस रो ने झुककर सलाम किया, तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह झुकने वाला सिर एक दिन भारत के ताज को अपने पैरों तले रौंद देगा। शुरुआत बहुत धीमी थी। उन्होंने सूरत, मछलीपट्टनम और बाद में कलकत्ता में अपनी कोठियां बनाईं। वे भारतीय राजाओं से दस्तक व्यापार करने का पास मांगते रहे। वे चापलूस थे, विनम्र थे, लेकिन इस विनम्रता के पीछे एक शातिर दिमाग काम कर रहा था। उन्होंने देखा कि भारत अमीर तो है, लेकिन यहाँ के राजा आपस में बंटे हुए हैं। फूट डालो और राज करो का बीज उनके दिमाग में उसी वक्त पनप चुका था। उन्होंने देखा कि यहाँ भाई ही भाई का दुश्मन है, और इसी आपसी रंजिश को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। एक तराजू लेकर आए ये व्यापारी कब हाथ में तलवार उठा बैठे, हिंदुस्तान को पता ही नहीं चला। वक्त का पहिया घूमा और हम 18वीं सदी के मध्य में आ पहुंचे। अब कंपनी सिर्फ मसाले नहीं तौल रही थी, वह अब भारत की राजनीति तौलने लगी थी। इस बदलाव का सबसे बड़ा गवाह बना बंगाल। साल 1757, जगह प्लासी का आम का बगीचा। यह वह तारीख थी जिसने भारत की तकदीर पर कालिक पोत थी। बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला को अपनी गद्दी और अपने मुल्क से बहुत प्यार था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी आस्तीन में ही सांप पल रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक धूर्त सिपह सालार था, उसने युद्ध के मैदान में जीतने से पहले ही युद्ध जीत लिया था। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर को गद्दी का लालच देकर खरीद लिया। जब प्लासी के मैदान में तोपें गरजीं, तो नवाब की आधी सेना बुत बनकर खड़ी रही। यह युद्ध नहीं था, यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात था। सिराज उद दौला हारा, और उस हार के साथ ही भारत की गुलामी का सूरज चढ़ने लगा। मीर जाफर को गद्दी तो मिली, लेकिन वह राजा नहीं, कंपनी का कठपुतली बनकर रह गया। प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध हुआ, और देखते ही देखते बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कर वसूलने का अधिकार कंपनी के हाथों में आ गई। अब व्यापारी राजा बन बैठे थे। उन्होंने भारत को लूटना शुरू किया। जुलाहों के अंगूठे काट दिए गए ताकि वे मलमल न बना सकें। किसानों पर इतना लगान लगाया गया कि उनकी हड्डियां निकल आईं। बंगाल में अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन कंपनी के मुनाफे में कोई कमी नहीं आई। फिर आया 19वीं सदी का वो दौर जब लॉर्ड डलहौजी आया। उसने हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई। जिस राजा का अपना बेटा नहीं होता, उसका राज्य अंग्रेज हड़प लेते। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, एक एक करके रियासतें अंग्रेजी नक्शे में मिलती गईं। लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है। बारूद का ढेर जमा हो रहा था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वह चिंगारी भड़की 1857 में। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने जब यह सुना कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका धर्म और स्वाभिमान जाग उठा। उसने अपनी
बंदूक उठाई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली गोली दाग दी। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उस फांसी ने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी। 10 मई 1857 को मेरठ से जो आंधी उठी, वह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक फैल गई। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन भूल सकता है झांसी की उस शेरनी को, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े की लगाम थामी और अंग्रेजों को ललकारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तात्या टोपे, नाना साहेब और बिहार के वीर कुंवर सिंह सबने अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन अफसोस, संगठन की कमी और कुछ अपने ही गद्दारों की वजह से यह क्रांति कुचल दी गई। अंग्रेजों ने दिल्ली में कत्लेआम मचाया। बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया। 1857 की क्रांति असफल जरूर हुई, लेकिन उसने एक काम कर दिया, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। अब भारत सीधा ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। जंजीरें नहीं टूटी, बस उनका मालिक बदल गया। गुलामी की रात और गहरी हो गई। 1857 के बाद एक सन्नाटा छा गया था, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। 20वीं सदी की शुरुआत के साथ ही भारत की चेतना फिर अंगड़ाई लेने लगी। अब लड़ाई सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं थी, अब यह लड़ाई आम आदमी की बन चुकी थी। वकीलों, शिक्षकों और पत्रकारों ने कलम को हथियार बनाया। तभी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक बैरिस्टर भारत लौट आ, दुबला पतला शरीर, आंखों में सच्चाई की चमक और हाथ में लाठी। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने भारत को एक ऐसा हथियार दिया जिसके सामने तोपें और बंदूकें भी बेकार थीं, सत्याग्रह और अहिंसा। गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज हमारी ही मदद से हम पर राज कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज 1 साल में ढह जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन जनरल डायर ने निहत्थे बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर गोलियां चलवा दी। उस खून से सनी मिट्टी ने पूरे देश को रोने पर मजबूर कर दिया, लेकिन साथ ही उसने संकल्प को फौलाद बना दिया। इसके जवाब में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। स्कूल, कॉलेज, अदालतें सबका बहिष्कार हुआ। चरखा सिर्फ सूत काटने का यंत्र नहीं, बल्कि स्वावलंबन का प्रतीक बन गया। 1930 में जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया, तो गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की। उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजी कानून को चुनौती दी। यह सिर्फ नमक नहीं था, यह भारत के स्वाभिमान की मुट्ठी थी। पूरा देश उनके साथ चल पड़ा। लाठियां बरसीं, जेलें भर गईं, लेकिन सिर नहीं झुके। लेकिन आजादी की इस लड़ाई में केवल अहिंसा का ही स्वर नहीं था, इसमें इनकलाब की गूंज भी थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उनका मानना था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनकी शहादत ने नौजवानों की रगों में आग भर दी। और फिर वह दौर आया जब सुभाष चंद्र बोस ने देश की सीमाओं से बाहर जाकर आजाद हिंद फौज खड़ी की। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बता दिया कि अब भारत को गुलाम रखना नामुमकिन है। दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने किसानों को संगठित किया। जवाहरलाल नेहरू ने बौद्धिक और राजनीतिक मोर्चे पर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा। मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खान, हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के लोग अब एक ही सुर में बोल रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंका और नारा दिया, करो या मरो। अब या तो हम आज़ाद होंगे या आज़ादी की कोशिश में मिट जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की मार झेल रहे इंग्लैंड के लिए अब भारत को संभालना मुश्किल हो गया था। नौसेना में विद्रोह हो चुका था, पुलिस में बगावत की बू आ रही थी। सूरज, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य में डूबता नहीं था, अब ढलने लगा था। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, दिल्ली का लाल किला रोशनी से नहाया हुआ था,
लेकिन यह आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली थी। देश का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान नाम के दो टुकड़े हुए। लाखों लोग बेघर हुए। सांप्रदायिक दंगों में हजारों ने जान गंवाई। आज़ादी की खुशी के साथ विभाजन का गहरा जख्म भी था। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऐतिहासिक तकरीर दी। जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। सैकड़ों सालों की गुलामी की जंजीरें टूट चुकी थीं। यूनियन जैक नीचे उतरा और गर्व से हमारा प्यारा तिरंगा आसमान में लहराया। वह हवा सिर्फ हवा नहीं थी, वह आज़ादी की पहली सांस थी। तो दोस्तों, यह थी वह गाथा, एक व्यापारी कंपनी के आने से लेकर हमारे पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान तक की गाथा। आज जब हम अपना तिरंगा फहराते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस केसरिया रंग में क्रांतिकारियों का त्याग है, सफेद में गांधी की शांति है, और हरे में हमारी समृद्ध मिट्टी की खुशबू है। ये आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली, ये हमारे पुरखों की अमानत है, और इसे संजो कर रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद।